गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 8 विशेषण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है ऐसे शब्द जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे सेब लाल है, तो यहाँ पर सेब की विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा? लाल शब्द के द्वारा। तो यहाँ पर ये लाल शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ के अंतर्गत हम विशेषण के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस पाठ को अब हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा पाठ 8 जिसका नाम है विशेषण, इसका प्रारंभ करते हैं। जैसे आप अपनी पुस्तक में देखोगे बच्चों, तो आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। एक टमाटर की है, दूसरे एक मंदिर की है। ठीक है, तो टमाटर लाल है, तो टमाटर कैसा है? लाल है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? टमाटर की। और विशेषता क्या है? लाल। ठीक है, यह मंदिर ऊंचा है। मंदिर की विशेषता बताई जा रही है कि वह ऊंचा है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में लाल और ऊंचा शब्द टमाटर तथा मंदिर की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण है। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं, मैंने पहले बताया था, वो विशेषण कहलाते हैं। अब टमाटर की विशेषता लाल शब्द बता रहा है और मंदिर की विशेषता ऊंचा शब्द बता रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? विशेषण हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण की परिभाषा है बच्चों, आपको इसको याद करना है। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है विशेष्य, कि विशेष्य क्या होता है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण था, इधर टमाटर लाल है। ठीक है, तो विशेषता यहाँ पे किसकी बताई जा रही है? टमाटर की। तो टमाटर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा और विशेषण क्या हो जाएगा? लाल। ठीक है, ऐसे ही यह मंदिर ऊंचा है, तो ऊंचा शब्द तो विशेषण हो गया, और जो मंदिर है वह क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, तो समझ में अंतर समझ में आ गया होगा आपको। जैसे रचना सुंदर लड़की है, तो विशेषता क्या है? सुंदर, और विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़की की। तो लड़की यहाँ पे क्या हो गई? विशेष्य। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष, रंग आकार, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह सेब बहुत मीठा है, मेरी कार नीली है। तो मीठा क्या हो गया? उसका गुण हो गया। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण है यहाँ पर। और मेरी कार नीली है, उसके रंग के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी गुणवाचक विशेषण है। ऊपर लिखे वाक्यों में मीठा और नीली शब्द सेब तथा कार के गुण और रंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है बच्चों, कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार होते हैं। जैसे गुण दोष के आधार पर देखें, सुंदर, कड़वा, मीठा, अच्छा, बुरा, तेज आदि, ये गुण दोष के आधार पर कुछ शब्द हैं। फिर है रंग। जैसे रंग कौन कौन से होते हैं? काला, नीला, हरा, लाल आदि। फिर है आकार, लंबा, गोल, छोटा आदि। फिर है अवस्था, बूढ़ा, मोटा, पतला, चपटा आदि। फिर है स्वभाव। जैसे स्वभाव कैसा कैसा होता है? व्यक्ति शांत भी होता है, किसी का हंसमुख होता है, किसी का चिड़चिड़ा होता है आदि। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, जैसा किसका नाम है? संख्या, यानी कि इसमें संख्याएं होती हैं जिनको काउंट कर सकते हैं हम। जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, आप अपनी पुस्तक में देखिए। थाली में 5 लड्डू रखे हैं, पेड़ पर कुछ कौवे बैठे हैं। ठीक है,
अब इसमें भी दो होता है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि वहाँ पर उनको काउंट कर सकते, उनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे थाली में 5 लड्डू रखे हैं, यानी कि जिनको हम काउंट कर सकें। और अनकाउंटेबल जो होते हैं, जैसे कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं वो, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे पेड़ पे कुछ कौवे बैठे हैं, कुछ बैठे हैं, हमको पता नहीं है कि वो कितने हैं, अनिश्चित संख्यावाचक हैं वो, ठीक है। ऊपर लिखे वाक्यों में 5 और कुछ शब्द लड्डू तथा कौओं की संख्या के बारे में बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। अब है संख्यावाचक विशेषण के भेद, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब यहाँ पर इनको डिटेल में दे रखा है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब पढ़ेंगे हम, पहला नंबर का था निश्चित संख्यावाचक, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या के बारे में बताएं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे निश्चित है उनकी संख्या 4। 2 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं, तो 2 भी जिसको हमने काउंट कर लिया है, जिनका हमें निश्चित पता है कि ये 2 ही हैं, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ऊपर लिखे वाक्यों में 4 और 2 शब्द पुस्तकों तथा बिल्लियों की निश्चित संख्या के बारे में बता रहे हैं, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या के बारे में ना बताएं। संख्यावाचक निश्चित में क्या होता है, वहाँ संख्या निश्चित होती है, और अनिश्चित में क्या होता है कि जो संख्या होती है वह निश्चित नहीं होती है। तो निश्चित संख्या के बारे में नहीं बताते हैं, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आकाश में कई पक्षी उड़ रहे हैं, कई हैं, उनकी संख्या निश्चित नहीं है, वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आज कक्षा में कुछ ही बच्चे आए हैं जिनको हमने काउंट नहीं किया है, जिनका हमें अता पता नहीं है कि वो कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं या 20 हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता है। ऊपर लिखे वाक्यों में कई और कुछ शब्द पक्षी और बच्चों की अनिश्चित संख्या के बारे में बता रहे हैं, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों आपको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। जिनकी मात्रा को नापा या तोला जा सके, उसको हम परिमाणवाचक कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा, माप, वजन आदि के बारे में बताए, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो टमाटर दे दो। अब टमाटर क्या है, इसको तोला जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, परिमाणवाचक में आ जाता है। फिर 2 मीटर कपड़ा ले आओ। अब कपड़ा भी उसको हम मीटर से नापते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे भी परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ऊपर लिखे वाक्यों में 1 किलो और 2 मीटर शब्द टमाटर तथा कपड़े की माप तोल के बारे में बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण होता है, वो भी उसके भी 2 भेद हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, जहाँ संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित माप तोल बताने वाले शब्द होते हैं को क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। अर्थात ऐसे संज्ञा और ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित माप तोल के बारे में बता रहे हों, वहाँ निश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे 1 लीटर दूध दे दीजिए। अब दूध को हम तोल सकते हैं, ठीक है, तो 1 लीटर फिक्स कर दिया वहाँ पे, जिसको तोला जा सकता है। 2 किलो चावल दे दीजिए, तो चावल को हम तोल सकते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में 1 लीटर और 2 किलो शब्द दूध तथा चावल की निश्चित माप तोल के बारे में बता रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित माप तोल के बारे में बताने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा था पिछली बार कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, वहाँ पे काउंट करना होता था, यहाँ पर तोला और मापा जाता है। ठीक है, बहुत से आम नीचे गिर गए हैं। अब कितने आम गिर गए हैं हमें नहीं पता है, इसलिए हम उनको
नहीं तोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। फिर थोड़ी मिठाई दे दीजिए। और जैसे मिठाई होती है तो 1 किलो 2 किलो, अब थोड़ी कितनी देनी है, 250 ग्राम देनी है, 100 ग्राम देनी है, 1 किलो देनी है, हमें आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऊपर लिखे वाक्यों में बहुत से और थोड़ी शब्द आम तथा चीनी के अनिश्चित माप तोल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। चीनी क्या, मिठाई के बारे में बता रहे हैं, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाता है तो वह सर्वनाम शब्द की संज्ञा की विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। एक बार दोबारा से सुनिए इसको, कि संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाता है तो वह सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे वह मेरा घर है, तो वह शब्द क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। इस कारण ये क्या बन गया, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण बन गया। यह लड़की बहुत सुंदर है, अब जब यह शब्द है यह भी सर्वनाम शब्द है, तो इस कारण यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। ऊपर लिखे वाक्यों में वह और यह शब्द घर तथा लड़की शब्दों से पहले आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कि विशेषण की रचना कैसे की जाती है। संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, ठीक है। और किससे की जाती है, तीन से की जाती है, संज्ञा से, सर्वनाम से और क्रिया से। तो क्या, किस वर्ड से क्या बनेगा, कौन सी संज्ञा से क्या विशेषण बनता है। जैसे सुख से सुखी, नमक से नमकीन, चमक से चमकीला, रंग से रंगीन, आदर से आदरणीय, लालच से लालची, ईश्वर से ईश्वरीय, दिन से दैनिक, भारत से भारतीय, पूजा से पूजनीय, वर्ष से वार्षिक और सप्ताह से साप्ताहिक, ठीक है। ये तो संज्ञा से विशेषण बने। अब बनेंगे सर्वनाम से विशेषण। कैसे बनेगा, जो से क्या विशेषण बनेगा, जैसा, कौन से विशेषण बनेगा, कैसा, यह से ऐसा और मैं से मेरा। अब देखते हैं क्रिया से विशेषण के शब्द क्या बनेंगे। देखना दिखावटी, बनाना बनावटी, लड़ना लड़ाकू और खेलना से खिलाड़ी, ठीक है बच्चों। अब आपका पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। अब इस पाठ के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये परिभाषा है बच्चों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इसको आपको याद करना है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, फिर होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है सार्वनामिक, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। अभी देखा था ना हमने, संज्ञा से विशेषण शब्द बन रहे थे, सर्वनाम से विशेषण शब्द बन रहे थे और क्रिया से भी कुछ विशेषण शब्द बन रहे थे, ठीक है बच्चों। तो आपका ये पाठ ही समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, तो आपको अपनी कॉपी में जो क्वेश्चन आंसर हैं वही कॉपी में किए जाते हैं ग्रामर के, बाकी की जो बैक एक्सरसाइज होती है वो आपको बुक में ही फिल करनी होती है। तो आपको जो भी कार्य करना है, रिटर्न वर्क जो आपका होता है उसको नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है बच्चों। आप घर पर रहिए और स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।